नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो लगातार प्रैक्टिस सेट की हम सीरीज आप तक पहुंचा रहे हैं और लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए उसका जो सेट नंबर 32 है उसको आज हम यहां पे शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। हमेशा की तरह स्टार्टिंग के 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे तथा आज के ये जो 5 आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं ये अप्रैल 2022 के हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस भारतीय महिला को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया हाल ही में मीराबाई चानू को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। मीराबाई चानू को आप सभी तो जानते ही होंगे, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हाल ही में सिल्वर मेडल जीता था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। मीराबाई चानू ने जो है सिल्वर मेडल जीता था हाल ही में जो आपके टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे। तो इनका खेल क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो वेट लिफ्टिंग ये करती हैं, भारोत्तोलन इनका खेल है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, मीराबाई चानू। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आपको बताना है। तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है आपका इक्वाडोर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इक्वाडोर जो है यह जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का हाल ही में पहला देश बन गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इक्वाडोर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आपको बताना है। हमारे देश के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका यह संग्रहालय होगा तथा इसका जो उद्घाटन है हाल ही में किया गया कहाँ पर? तो नई दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। हमारे देश के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनका यह संग्रहालय होगा। तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया आपका नई दिल्ली में। तो लोकेशन आपको याद रखनी है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। कर्नाटक सरकार की विनय समरस्य योजना का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा हाल ही में विनय समरस्य योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका मोटिव क्या था? तो छुआछूत को मिटाना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। छुआछूत को मिटाने के लिए जो है कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा हाल ही में विनय समरस्य योजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और वर्ष 2021-22 में शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा रहा? आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे वर्ष 2021-22 की बात हो रही है। इस दौरान जो है शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य आपका कौन सा था? तो 2021-22 में प्रथम यानी कि शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य आपका रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है पश्चिम बंगाल को पीछे करके यह कीर्तिमान हासिल किया है। इससे पहले आपका जो पश्चिम बंगाल था वह सब्जी उत्पादन के मामले में प्रथम पर था, परंतु 2021-22 में जो उत्तर प्रदेश है उसने पश्चिम बंगाल को पीछे कर शीर्ष स्थान हासिल किया है सब्जी उत्पादन में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश यानी कि बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर हम फल उत्पादन की बात करें तो फल उत्पादन में आपका जो आंध्र प्रदेश है यह टॉप पर है। तो सब्जी उत्पादन में आपका 2021-22 में उत्तर प्रदेश टॉप पर है और फल उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश टॉप पर है। एकदम लेटेस्ट का डेटा आपका है करंट अफेयर्स का। वर्ष 1942 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? आपको बताना है उस घटना का नाम जो वर्ष 1942 में घटित हुई थी। फटाक से इस प्रश्न का आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो कौन सी घटना आपकी वर्ष 1942 में घटित हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए यह होने वाला है। तो इसमें से 1942 में आपकी घटना घटित हुई थी क्रिप्स मिशन जो है आपका भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव का वर्ष था आपका 1940 आपका हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। नेहरू रिपोर्ट आपकी प्रकाशित की गई थी 1928 में, ये वर्ष भी आप याद रखिएगा। और वेवेल प्लान और वेवेल योजना का संबंध आपका हो जाएगा 1945 से। तो इन सभी के डेट आपको याद रखने हैं। 1945 में आपका वेवेल प्लान हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 हो जाएगी, अगस्त प्रस्ताव 1940 हो जाएगा और आपका जो क्रिप्स मिशन था यह भारत आया था 1942 में। तो इन चारों के वर्ष आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है,
और किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? उस घटना का आपको नाम बताना है जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कहा था कि चलिए इसको वापस लेते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो आपका असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है। इसका वर्ष आप याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। तथा यह किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था? तथा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाता है ठीक उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो जाता है। फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा एक घटना आपकी घटित होती है 5 फरवरी 1922 को। एक घटना आपकी घटित होती है 5 फरवरी 1922 को। यह घटना आपकी थी चौरी चौरा का हत्याकांड। चौरी चौरा का जो कांड था और गोरखपुर में यह हुआ था, चौरी चौरा का कांड। इसी कांड के चलते ही जो महात्मा गांधी थे इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है, चौरी चौरा कांड जो आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 को, इसी के चलते महात्मा गांधी ने ठीक इसके एक हफ्ते बाद यानी कि 5 फरवरी को आपका चौरी चौरा का कांड होता है और ठीक इसके एक हफ्ते बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जिस समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, जब महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिया था तो उस समय वे कहाँ पर थे? तो उस समय असहयोग आंदोलन को वापस लेते थे महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली में थे। कहाँ थे? तो गुजरात के बारदोली में थे महात्मा गांधी जब इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। और इसके बाद आइए इन ऑप्शंस में और जो भी घटनाएं आपकी दी गई उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो काकोरी कांड हाल ही में न्यूज़ में था। यह करंट अफेयर्स का आपका प्रश्न भी बन सकता है क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा काकोरी षड्यंत्र कांड को जो है यानी कि आपके जो काकोरी की घटना हुई थी इसको काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया था। इस कारण से यह जो कांड था काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसको अब हम जानेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया था। यह घटना कब हुई थी आपकी काकोरी कांड की? तो काकोरी कांड की आपकी घटना कब घटित हुई थी? इसका वर्ष आपको याद रखना है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक जो कांड था यह घटित हुआ था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे 9 अगस्त 1925 को, इसका वर्ष आप याद देखिए कि इसमें हुआ क्या था। तो अंग्रेजों की एक ट्रेन थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। इसमें जो है बहुत सारा हथियार और आपका पैसा रुपया जा रहा था। तो इस ट्रेन को जो है भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा रोक कर लूट लिया गया था। इसी कारण से इस घटना को हम कहते हैं काकोरी कांड। तथा यह जो काकोरी नामक स्थान था ठीक लखनऊ से थोड़ा सा पहले था काकोरी नामक स्थान। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, अब भी यह स्थान है। तो यह न्यूज़ में था क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। तथा काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो वर्ष एकदम एग्जैक्ट आपको याद रखना है। तथा इस घटना को अंजाम किसने दिया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जितने भी क्रांतिकारी थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा ही काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925 को। तो पहली घटना को हमने देख लिया है। आइए बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। यह कब हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड? इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहीं स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो जनवरी 1923 में जो है असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद यानी कि जैसे ही आपका असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है, इससे नाराज होकर कुछ जो नेता थे वे कांग्रेस को छोड़ देते हैं। इनमें से 2 लोग थे आपके, एक थे आपके मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे आपके सी.आर. दास। तो इनके द्वारा जो है एक अलग से पार्टी का गठन किया था, इसका नाम होता है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का जो गठन आपका किया गया था जनवरी 1923 में, किसके द्वारा? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ पर किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया था इस स्वराज पार्टी का गठन। तथा स्वराज पार्टी में जो आपके सी.आर. दास थे ये अध्यक्ष बनाए गए थे और मोतीलाल नेहरू इसके जो है महामंत्री बनाए गए थे।
स्वराज पार्टी के। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, चारों ऑप्शन को मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दिया है। ये आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो सकता है, तो चारों को आप एक बार देख लीजिएगा। आपको बताना है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कहा था। तो आई होप इसका जवाब सभी दे देंगे। तो किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कहा था? तो चौरी चौरा घटना को, जो आपका चौरी चौरा कांड हुआ था जिसके बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, इसको महात्मा गांधी ने कहा था कि इनकी तो आप याद कर लीजिएगा, चौरी चौरा घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कहा था कि यह उनकी हिमालय जैसी भूल थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, चौरी चौरा घटना के बाद। अगला प्रश्न आपके सामने है, और राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? आपसे पूछा जा रहा है कि जो राज्यसभा के आपके सदस्य होते हैं ये कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो आपके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, राज्यसभा के सदस्य आपके 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तथा आपका जो राज्यसभा होता है यह एक अस्थाई सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है, क्योंकि इसका जो है विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का जो है विघटन नहीं किया जा सकता, यह एक अस्थाई सदन है, तथा इसके जो सदस्य होते हैं ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तथा इसमें से आपके जो 1/3 सदस्य होते हैं, यानी कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य होते हैं ये प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश भी ग्रहण करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, यानी कि यह विघटित इसका विघटन नहीं किया जा सकता, तथा इसके जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य 1/3 मेंबर इसके प्रत्येक 2 वर्षों में क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तथा इसके जो सदस्य हैं आपके 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है। तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? फटाक से इसका आपको जवाब देना है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो संसद के 2 सदनों के मतलब 2 सत्रों के बीच कितना का आपका गैप होना चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के बीच आपका 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 6 महीने का इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो 6 महीने का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा को उस कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता, मतलब राज्यसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह होते हैं आपके लोकसभा के प्रति, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे, ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के प्रति जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाबदेह होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लोकसभा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको उस नदी का नाम बताना है जिस पर जो है पंचेत बांध अवस्थित है। आपको फटाक से इसका जवाब देना है कि जो पंचेत बांध है यह किस नदी पर अवस्थित है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो पंचेत हिल बांध आपको कहाँ पर मिलेगा, किस नदी पर? तो पंचेत हिल बांध आपको मिलेगा दामोदर नदी पर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, दामोदर नदी पर आपको मिलेगा पंचेत हिल बांध। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके बाद बराकर नदी पर भी कोई बांध है, तो आइए देख लेते हैं। आपकी जो बराकर रिवर है, बराकर नदी है, इस पर कौन सा बांध है? तो बराकर नदी पर आपका तिलैया बांध है। कौन सा? जो आपका तिलैया बांध है, आपने याद कर लीजिएगा, तिलैया बांध, तिलैया डैम, यानी कि तिलैया बांध जो है तिलैया, यह आपका बराकर नदी पर है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं आपकी कृष्णा नदी देख रहे हैं, ऑप्शन डी वाली, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर जो बांध आपका है यह कृष्णा नदी पर है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके अलावा कृष्णा नदी पर आपका श्रीशैलम बांध भी है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा आपकी नदी नर्मदा नदी है, इस पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी पर आपका जो बांध है इसका नाम है ओंकारेश्वर बांध हो गया, इंदिरा सागर बांध हो गया, बहुत सारे बांध है, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर बांध हो गया, इंदिरा सागर हो गया आपका, ओंकारेश्वर हो गया, और इसके बाद कौन सा बांध आपका नर्मदा पे है?
तो सरदार सरोवर बांध भी आपका नर्मदा रिवर पर ही है। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दामोदर नदी पर आपका पंचेत हिल बांध है। बराकर नदी पर आपका कौन सा है, तो बराकर रिवर पर आपका है तिलैया बांध है। इसके बाद आपका नर्मदा रिवर पर आपका कौन सा बांध है, तो नर्मदा पे आपका ओंकारेश्वर हो गया, इंदिरा सागर बांध हो गया, और इसके बाद आपका रिहंद पर मिलेगा नर्मदा पर मिलेगा आपका सरदार सरोवर, तो सरदार सरोवर हो गया, और उसके बाद आपका ओंकारेश्वर हो गया, और इसके बाद आपका हो गया इंदिरा सागर। ये 3 इंपॉर्टेंट बांध है आपको मिलेंगे नर्मदा नदी पर। इसके बाद कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध है, तो कृष्णा नदी पर कौन सा इंपॉर्टेंट बांध है, तो एक आपका हो गया नागार्जुन सागर बांध हो गया, और इसके बाद आपका कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, तो श्रीशैलम बांध भी आपका कृष्णा रिवर पर है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है भारत की जिसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, जो कि आपकी कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो कर्नाटक में आपकी हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, और यहाँ से उद्गम होता है आपका किसका, तो कावेरी रिवर का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कावेरी नदी का जो उद्गम है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, जो कि आपकी कर्नाटक में है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। उसके बाद कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपकी जो कृष्णा नदी है यह आपकी निकलती है महाबलेश्वर के निकट। महाराष्ट्र का जो महाबलेश्वर है इसी के पास से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। गोदावरी नदी निकलती है आपकी महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है, यहीं पे एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, यहीं से निकलती है आपकी गोदावरी नदी। 3 नदियों के उत्पत्ति वाले स्थान आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस कारण से मैंने आपको बता दिया है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि महानदी का जो उद्गम होता है यह कहाँ से होता है, महानदी कहाँ से निकलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो त्रिवेणी नहर में आपका पानी आता है गंडक नदी से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गंडक से पानी आता है त्रिवेणी में। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपये। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 रुपये। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है और जिसके दौरान भिलाई, बोकारो और राउरकेला में इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी और जिसके दौरान जो है भिलाई, बोकारो और आपका जो राउरकेला है यहाँ पर स्थापना की गई थी इस्पात कारखानों की। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, आप याद कर लीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका दुर्गापुर में, भिलाई में, राउरकेला में, बोकारो में आपका जो है, यहाँ पे आप बोकारो की जगह दुर्गापुर कर लीजिएगा, दुर्गापुर, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, दुर्गापुर। हाँ, तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जो है इस्पात कारखानों की जो स्थापना थी यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जो है आपके जो इस्पात कारखाने थे इनकी स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तथा आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह 1956 से 1961 के मध्य चलाई गई थी तथा यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। तो कौन कौन से इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए जो है आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चुंबकीय सुई किस ओर इशारा करती है, संकेत करती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करती है? तो उत्तर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर की ओर संकेत करती है आपकी चुंबकीय सुई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो था हमारा आर्यभट्ट, यह छोड़ा गया था 19 जुलाई 1975 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा,
19 जुलाई 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो जैसे ही हम सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं, उसमें से गैस आपकी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में आपके हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर थे आपके जापान के, जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। तो आपको बताना है कि इन बमों में कौन सा विस्फोटक युद्ध हुआ था, मतलब यूज हुआ था, प्रयुक्त हुआ था। तो विस्फोटक के तौर पे इनमें जो है आपका प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्लूटोनियम का। चलिए कमेंट बॉक्स में क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये 2 जो परमाणु बम गिराए गए थे, इनका नाम एक था, पर्टिकुलर इन दोनों बम्बों का नाम था। तो इनका नाम आप बताइएगा कि इनका नाम क्या था, इन बमों का जो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए थे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने, गोरखपुर का जो महाजनपद है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गोरखपुर महाजनपद आपको मिलेगा राप्ती रिवर के तट पर, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे राप्ती नदी वाला है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, राप्ती। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम आपको मिलेगा लखनऊ में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश का जो कृत्रिम अंग निर्माण निगम है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, लखनऊ। इसे आप याद कर लीजिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में इत्र कहाँ का फेमस है, यानी कि इत्र का निर्माण कहाँ पर किया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो इत्र कहाँ का फेमस है? तो आपका जो इत्र है या कन्नौज का फेमस है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे है कन्नौज वाला, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में इत्र जो है आपका कन्नौज का फेमस है। और इसके अलावा कालीन का जो निर्माण आपका भदोही में होता है। मुरादाबाद आपका फेमस है किसके लिए? तो पीतल के बर्तनों के लिए। पीतल के जो बर्तन होते हैं उनके लिए आपका मुरादाबाद फेमस है। तथा खेल के सामान के लिए आपका मेरठ फेमस है। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कालीन उद्योग के लिए आपका भदोही फेमस है। मुरादाबाद आपका पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है, पीतल के बर्तन यहाँ बनाए थे मुरादाबाद में। कन्नौज का इत्र फेमस है और मेरठ के खेल के सामान फेमस है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से 32वां जो हमारा प्रैक्टिस सेट था जीके जीएस और करंट अफेयर्स का लेखपाल परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।